मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को मैं पिछले 3 साल से सीख रही हूँ अपने ग्रेट अपलाइन गुरुजनों के माध्यम से। और आज मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी अजय सर का और अंशु सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। देखिए कितना अच्छा बिजनेस है ये, कि मतलब यहाँ पे हमें हर चीज मिलती है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो सारी चीज यहाँ पे मिलती है। जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज मिली है, वो मैं आगे जितना हो सकता है आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास पूरे 40 से 50 मिनट का टाइम है और हमें यहाँ पे टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है ना। ओके, थैंक यू। और बाकी मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। अगर शादी से थोड़ी सी पहले की बात करूं, तो मेरी शादी जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई मैंने सिर्फ 9 तक करी थी। अगर मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको वही वही बताऊंगी जो हमें शायद उसमें से कुछ पॉइंट आपको मिलके आपके लाइफ में काम आ जाए। तो मैं वही वही चीज में बात करूंगी। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर बात करूंगी। अगर पढ़ाई की बात करूं तो मैं 9th फेल हूँ। फेल की अगर बात करूं तो मैं सिर्फ 8 नंबर से इंग्लिश में रह गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने उसी दिन उसी टाइम स्कूल में अपना रिजल्ट फाड़ दिया था। उसके बाद मैं स्कूल ही नहीं गई। उससे पहले मैंने कुंवारी में कोई काम नहीं किया शादी से पहले। उसके बाद फिर 1-2 साल ऐसे ही निकला मेरा टाइम, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं सीखा। क्योंकि मैं अगर बताऊं आपको, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। शादी से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। बहुत गरीब परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि मेरी मम्मी पापा ने, हम 5 बहन भाई है, 3 बहन 2 भाई हैं। तो उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया, यानी कि पढ़ाया सिर्फ क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाने तक ही हम सीमित थे, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम और कोई चीज भी यहाँ पर पढ़ाई के साथ सीख सकें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बच्चे पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज सीखते हैं। तो हमारी वो स्थिति नहीं थी। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए और हमें यहाँ तक पहुंचाया। वो तो मेरे पर डिपेंड था। अगर मैं वो रिजल्ट ना पाती तो शायद मैं आगे भी आज पढ़ पाती, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ पाई। वो मेरे ऊपर डिपेंड है, उसमें मम्मी पापा का कोई दोष नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी हर कोशिश करी हम पांचों बहन भाइयों को पढ़ाने की। अगर पढ़ने की बात करें तो सिर्फ मेरी छोटी बहन, उसका नाम सीमा है, सिर्फ उसी ने ही 12th पास करी। बाकी जो हम 4 है, हम सब ने, अगर बड़ी दीदी की बात करूं, बड़ी दीदी ने तो बहुत जिम्मेदारी घर की संभाली है, उसने 6 पढ़ के ही छोड़ दिया था। दोनों भाइयों की बात करूं तो उन्होंने 10th में ओपन बोर्ड से करके छोड़ दिया था। मेरी बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, मैंने 9th करके छोड़ा। उसके बाद लाइफ ऐसी चलती रही। मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी शादी से पहले भी। बट वो कहते हैं ना कि जब लोगों को देखते हो तो ऐसा मन करता है कि यार कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो धीरे धीरे 1-2 साल ऐसे निकलता रहा, फिर मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर अब वही होता है माँ बाप का कि भाई जब बच्ची बड़ी हो जाती है 18 साल से, तो क्योंकि पहले तो छोटी उम्र में शादी कर देते थे, आप सबको पता ही है। तो मेरे साथ यही चलता रहा। मम्मी पापा ने फिर डिसीजन लिया कि अब इसकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद ये कुछ कर लेगी, क्योंकि पढ़ा तो इसने है ही नहीं, रिजल्ट ही फाड़ दिया। अब क्या कर सकते हैं, स्कूल में एडमिशन तो इसने लेना नहीं है। तो मेरी शादी की बात चलती रही। 2005 में मेरी फिर शादी हुई। और शादी के बाद भी लाइफ इतनी बढ़िया चली, इतनी बढ़िया चली। मतलब जो चीज मुझे शादी से पहले थोड़ा बहुत नहीं मिल पा रहा था, वो मुझे शादी के बाद मिला। लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो मैं करना चाहती थी। क्योंकि मैं लोगों को देखती थी, यार ये लोग जॉब करते हैं, ये लोग पैसे कमाते हैं, मुझे भी पैसा कमाना है। क्योंकि मुझे पैसे कमाने का ना एक शौक जैसा था, कि मतलब जैसे मैं महीना भर काम करूं, मेरे इतनी इनकम आए, वो पैसे मेरे हाथ में आए। ये चीज मुझे शुरू से था, क्योंकि शादी से पहले भी मैं देखा करती थी मेरे फ्रेंड्स लोग, कोई पार्लर सीखते थे, कोई सिलाई सीखते थे, कोई कुछ मतलब करते ही रहते थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे बाहर नहीं भेजा, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। तो शादी के बाद मेरा इतना अच्छा लाइफ हुआ कि मतलब मैंने शादी के बाद तुरंत सिलाई भी सीखी। और मुझे सिलाई से ज्यादा मुझे पार्लर का ज्यादा शौक है। फिर मैंने पार्लर भी सीखा। मतलब ऐसे मैंने कंटिन्यू काम किया। फिर मैंने एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी, जो एक प्ले स्कूल बोलते हैं। मैंने टीचिंग का काम भी किया है। बहुत प्राउड फील होता है जब मैं टीचिंग का काम मैंने किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का वहां पे मौका मिला, जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 5 साल तक की थी। बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश भी बच्चे होते थे जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी। इसी के साथ मेरी लाइफ चलती रही चलती रही। 2006 में मेरी बेटी हुई, 2009 में मेरा बेटा हुआ, 2 बच्चे हैं मेरे। उसके बाद फिर
मेरे को एक इतना अच्छा मौका मिला काम करने का कि एक बोलते हैं ना, जैसे कोई ऐसे माँ बाप होते हैं कि जो अपने बच्चों को पैसों के कारण नहीं पढ़ा सकते। शायद आप सभी ने किसी ने कभी ये स्कूल का नाम भी नहीं सुना होगा। स्कूल का नाम भी बड़ा अजीब सा था, मेरे को भी बहुत अजीब सा लगा जब मैंने सुना था। उस स्कूल का नाम था गैर आवासीय स्कूल। यानी कि ऐसे बच्चों के लिए हमने स्कूल चलाया। मैं एक आश्रम में रहती हूँ। मेरा आश्रम है यहाँ पे, रामधाम भक्तों का मेरा आश्रम का नाम है। तो मैं रामधाम में रहती हूँ। तो मैंने इस आश्रम में उन बच्चों के लिए स्कूल खोला जो जिसके माँ बाप अपने बच्चों को पैसों के कारण नहीं पढ़ाते। यानी कि जैसे कोई फूल चुगने वाले हो गए, कोई कूड़ा वगैरह चुगने वाले हो गए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार बच्चे तो कर लेते हैं 5-6, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक आश्रम में स्कूल खोला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सर का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया स्कूल चलाने के लिए। मेरे ही बगल में एक अजरधाम स्कूल है, कभी आप आएंगे तो जरूर मैं आपको स्कूल में ले जाऊंगी। वो एक अंध विद्यालय जस्ट मेरे आश्रम के साथ, वो बिल्कुल ज्वाइंट है दीवार। तो वो एक अंध विद्यालय है, वहां पर 80 से 90 बच्चे अंधे हैं जो बिल्कुल देख नहीं सकते। उनके लिए वहां पर हॉस्टल भी सब कुछ है। बाकी देखने वाले बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं। यानी कि यूकेजी से लेकर 10th क्लास तक का ये स्कूल है जो हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में ही है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे पड़ोसी हैं। वो हम सब आना जाना बहुत अच्छा है उनके साथ, अपना रिश्तेदार। तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप घर में रहते हो, आप कहीं जा नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप एक स्कूल चला लीजिए। अब उनको ये पता था, देखिए पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने एक्टिव है, ये हम पे बिजनेस में भी डिपेंड करता है। आप सबको पता ही है, हमारा बिजनेस भी ऐसी है, उसमें यही देखा जाता है कि वो बंदा कितना एक्टिव है और कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है। वही चीज मेरे साथ यहाँ पे हुई। मेरे को ये था कि मेरी पढ़ाई तो है नहीं, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत एक्टिव हो, आपको देख के बहुत एक्टिव लगता है, तो आप जरूर कर पाएंगे, आप स्टार्टिंग करके देखिए, आपसे जरूर होगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन वहां हुआ क्या मेरे साथ, मतलब ऐसा हुआ कि मेरा जो नाम था वो टीचिंग में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वो थी एक सरकारी स्कूल। वो स्कूल ऐसा था कि वहां पर जिसकी पढ़ाई 12+ हो उसी का नाम दिया जाएगा। तो वहां पे नाम दिया गया मेरे हस्बैंड का, और जो प्रिंसिपल थी उनकी वाइफ का, क्योंकि उनकी वाइफ अजर धाम जो स्कूल है मेरे बगल में, वहां वो टीचर है, स्कूल पढ़ाती है। तो मेरा नाम वहां नहीं था, मेरा नाम वहां दिया गया। ये जो स्कूल है ना, सरकारी जो स्कूल मैंने चलाए, उसमें बच्चों के लिए खाना भी बनाना पड़ता था। तो मेरा नाम जो दिया गया वो खाना पकाने में दिया गया था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी थी कि मैं बच्चों के लिए खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ बच्चों को संभाल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को इतना अच्छा लगा था कि वो 40 बच्चों को मैंने अकेला संभाला है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो वाइफ थी वो स्कूल पढ़ाती थी, वो मेरे आश्रम में आ नहीं पाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब इंटरवल होता था 10-15 मिनट का, तो वो 5 मिनट के लिए आती थी, देखती थी कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और मेरे जो हस्बैंड है वो पंडित ताई है, पुजारी है, तो वो हमेशा बाहर बाहर पूजा में ही रहते थे। तो मतलब जो कुछ भी था, खाना पकाना या बच्चों को पढ़ाना, वो सारा चीज मैं संभालती थी। साथ साथ मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, उनको भी मैं संभालती थी। तब अगर मेरी बेटी की उम्र बताऊं तो ज्यादा नहीं थी, 5 से 6 साल होगी, और बेटा मेरा 3 से 2.5 साल के आसपास होगा। इतने छोटे मेरे 2 बच्चे थे। बट वहाँ सबसे बड़ी बात क्या हुई मेरे साथ की, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि जहाँ 10-15 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ 40 बच्चे मेरे पास हो गए। मतलब इतने मेरे साथ खुश हो गए बच्चे कि भाई हम जाएंगे तो उसी स्कूल में। यानी कि आप देखिए, मेरा जो स्कूल था, मैं जो बच्चों को पढ़ाती थी, वो था मेरा 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का टारगेट। यानी कि जो स्कूल था वो 5 साल से 12 साल, 12 साल के बाद आप कोई भी स्कूल में बच्चे का फर्स्ट में एडमिशन आराम से करा सकते थे, इस तरीके का वो स्कूल था। तो जो अजरधाम स्कूल था, वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि आप यहाँ पे बच्चों को इतना एजुकेशन दीजिए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी कि हम सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवा देंगे, यानी कि बगल वाले स्कूल में। यानी कि बच्चों का जो भविष्य था वो पहले से सिक्योर था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाती थी और जो प्रिंसिपल थे वो बगल वाले स्कूल के थे। यानी कि हमें ये टेंशन नहीं थी कि 12 साल तक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उसके बाद बच्चे जाएंगे कहाँ। तो ये सब चलता रहा। अगर इनकम की बात करूं, जो मैं खाना पकाती थी उसमें जो मेरी इनकम थी वो थी 2500, नहीं सॉरी 1500। और जो टीचिंग की जो इनकम थी, यानी कि इनका जो, और जो प्रिंसिपल की वाइफ की जो इनकम थी, उन लोगों की थी 2500। यानी कि 4000 रुपये पर मंथ में कमाती थी, क्योंकि हस्बैंड की कमाई भी मैं ही लेती थी। जब मैं ही पढ़ा रही तो मैं ही लूंगी, जाहिर सी बात है। तो 4000 मैंने उस समय कमाया, और वो स्कूल जो है ना 1 साल चला।
लेकिन उस दौरान मेरे साथ 2 हादसे हुए। वो हादसे, अगर एक हादसे की बात करूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जो दूसरा हादसा हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। दूसरा हादसा क्या हुआ उसको मैं पहले में लेके आती हूँ। पहला हादसा क्या हुआ, मेरे बेटे का पैर जल गया उस समय, क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाती थी बच्चे के लिए। मेरा बेटा छोटा था, 2 ढाई साल का ही था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था। हुआ क्या, मैंने उन 40 बच्चों के लिए मैंने बनाई थी कड़ी चावल। तो वो मैंने तखत के नीचे रखा था। मेरा बच्चा छोटा था, उसकी फुटबॉल रखी थी तखत के ऊपर। आप समझते होंगे तखत का मतलब जो बेड होता है सिंगल। तो वो उसमें फुटबॉल लेने के लिए चढ़ रहा था, उसने सैंडल पहनी हुई थी। हादसा क्या हुआ कि वो सैंडल उसके जो डेगची थी जिसमें मैंने वो कड़ी रखा था गरम, हमने क्या गलती करी कि उसको थोड़ा सा अंदर नहीं किया डेगची को, वो हल्का सा बाहर रह गया। तो मेरे बेटे का पैर जो है वो उसमें डल गया। और जब वो उसमें डल गया तो उसका क्या हुआ, उसने वो चिपकन वाली सैंडल पहन रखी थी। जब हमने उसको खोला तो वो उसका पैर जो है वो बहुत बुरी तरीके से मतलब जल चुका था। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, इतना रोए इतना रोए। हम तो परिवार रोए रहे, साथ साथ वो 40 बच्चे रोए। मुझे इतना मतलब ऐसा लगा अंदर से यार, मतलब देखिए, वो बच्चे जो अनजान है, कहाँ कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, और वो बच्चों को इतना प्यार हो गया कि वो मेरे बच्चे के पैर को देख के इतना रोए। और मुझे कहने लगे, मैम आपने हमारे लिए कड़ी क्यों बनाई, हम खाना नहीं भी खाते, हम चल जाता, हम घर जाके खा लेते, आपने हमारे लिए कड़ी क्यों बनाई। देखिए हिमांशु मेरे बेटे का नाम है। तो हिमांशु का पैर जल गया बोल के बहुत सारे बच्चे रहे, सारे पेरेंट्स भी आए। जब छुट्टी का ही टाइम था, वो खाना खिलाने का टाइम, तो सारे पेरेंट्स भी आए। सबने बोला कि मैम ये आपने क्या कर दिया, आज आपको डेगची थोड़ी अंदर करनी चाहिए थी, ये वो। अब वही बात होती है ना, लोग जितना देखेंगे उतना बोलेंगे, क्योंकि सबको लगता है, लेकिन वो है ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। वो होना था उस टाइम, हो गया। गलती मैं अपनी मानती हूँ कि डेगची मुझे थोड़ी अंदर कर देनी चाहिए थी, बट वही था कि वो जल्दीबाजी में बनाया था, मुझे नहीं पता था कि बेटा फुटबॉल लेने ऊपर चढ़ेगा तखत पे। तो ये हादसा हुआ मेरे साथ उस टाइम। उसके बाद दूसरा हादसा क्या हुआ, मुझे 106 बुखार आ गया। शायद आज तक आप लोग किसी ने सुना नहीं होगा कि 106 बुखार भी होता है। क्या पता सुना भी हो, एक आध लोगों को हुआ भी हो, लेकिन मैंने जितनी मतलब मेरे में जितने लोगों को जानती हूँ, मैंने आज तक किसी को ये नहीं सुना कि किसी को 106 बुखार हुआ है। तो मुझे 106 बुखार हुआ। मैं इतना डर गई, मैंने कहा लगता है मेरा जाने का टाइम आ गया। लोग कहते थे ना कि आपका जाने का टाइम आ गया। अंशु सर, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम, क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, एक मैम का मैसेज आया, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो शायद मैम के उसमें नेटवर्क इश्यू होगा। यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जब मुझे 106 बुखार आया, मेरे को मतलब मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। आप ये समझ लीजिए, आश्रम में जितने भी रजाई कम्बल थे वो सारे के सारे मुझे उड़ाए गए। इतनी ठंड होगी मेरे अंदर कि वो ठंड जा ही नहीं रही थी। बगल में हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, कि एक तो वो हमारे बगल में उन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है, प्लस उन्होंने ही मुझे ठीक किया। तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, दवाई दी, ये सब करा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं लगभग 3 घंटे उसमें तड़पी हूँ उस बुखार में, 106 में, जो बिल्कुल भी एक पॉइंट भी कम नहीं हो रहा था। मैंने अपने दोनों बच्चों की बगल में लेटाया, मैंने कहा लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। अब मेरे ये छोटे छोटे बच्चे 2 हैं, प्लस वो 40 बच्चे हैं जिनका मैंने पढ़ाने का अपना डिसीजन लिया था। उनको सिखाऊंगी, ये कराऊंगी, उनको आगे तक अच्छा ट्रेंड करवाऊंगी कि वो और स्कूल में जाके अच्छे से अपना कर सके। तो मुझे बहुत ज्यादा डर हो गया था अंदर से कि अब मैं क्या करूं क्या करूं, क्या होगा। मेरे अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग आ गए थे मेरे रूम में मुझे देखने के लिए कि क्या हो गया ऐसा। 106 बुखार को हमने पहली बार ही सुना, आज तक किसी को नहीं हुआ। तो ये सब चलता रहा। फिर मैंने सोचा यार, पता नहीं अगर ऊपर जगह होगी भगवान के पास तो मैं जाऊंगी, और अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो मेरी नीचे जिम्मेदारी बनती है उसको मैं जरूर निभाऊंगी। तो शायद मेरे साथ यही करिश्मा हुआ कि ऊपर मेरे लिए जगह नहीं थी, मुझे और जीना लिखा था, तो मैं वहां से बच गई। उसके बाद आज तक का रिपोर्ट है, मुझे कभी बुखार नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा 2 दिन से थोड़ा सा गला खराब चल रहा था, शायद आज मेरी आवाज भी थोड़ी अजीब से आ रही होगी। कल भी जब मैंने डोली मैम की हेल्प करनी चाहिए, मेरा उस टाइम गला खराब था, लेकिन अंदर से मेरा मन क्या था कि मेरे को करना है। अगर मैम के नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे करना है, तो मैंने अपना गला खराब नहीं सोचा। उसके बाद मेरा फिर अंदर से जो मन आया, जो अजय सर ने बोला कि आपकी कल स्टोरी रखी जाएगी, मुझे और ज्यादा खुशी हुई, और ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ गई। तो मैंने अपना गला वाला कुछ नहीं देखा। दवाई मैंने कल खाई, आज खाई, मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फीवर मुझे नहीं आया, इतना गला खराब होने के बाद भी और जुकाम होने के बाद भी। जो आया था वो उसी टाइम आया था। ये लगभग, अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 2012-13 की बात है जो मेरे साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद 1 साल मैंने वो स्कूल चलाया, वो स्कूल बंद हो गया। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला एक प्ले स्कूल में जाने का, जो मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है। मैं वहां पे जाके बच्चों को पढ़ाने लगी। वहां पे मुझे वही छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैडम भी मुझे ये बात कहती थी, यार ज्योति जी आप बच्चों पे क्या जादू टोना करते हो कि बच्चे आप पे खींचे चले आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वो मैडम जो थी, अपने उनका भाई जो प्रिंसिपल है, वो उनके स्कूल का एक पार्ट लेके अपने घर में चलाती थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैडम ऐसी ऐसी बात है, छोटे छोटे बच्चे आप पढ़ाना चाहो तो आ सकते हो। मैं उनके साथ अपनी एजुकेशन लेके गई, यानी कि जो मैं 9th फेल थी, शादी के बाद मैंने 12th किया। लेकिन 12th मैंने वो ऐसे किया, पेपर देने नहीं गई, मेरा कागज बन के आ गया। ये सारी डिटेल में जब मेरी ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार होगा तब मैं पूरी अच्छे से बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो फिर मैं वो एजुकेशन, वो जब मैं वो पेपर लेके गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैडम ने मेरा बिगर बिगर वो टीसी देखे उन्होंने मेरे को हाँ कर दिया। मेरे को देखते ही कि यार मैडम आप देख के इतने एक्टिव लगते हो, तो मुझे पूरा विश्वास है आप बच्चों को अच्छे से गाइड करेंगी, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगी। मैंने कहा फिर भी मैम आप एक बार कागज देख लीजिए। तो मैम ने कागज देखा, और कागज देखा, मैम ने कहा मतलब ये कौन सी पढ़ाई थी। मैंने कहा मैडम ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपको सच बताऊंगी, मैं ना पेपर देने गई ना मैं कहीं गई। मैंने सिर्फ पैसे दिए थे और मेरा कागज बन के आ गया था 10th और 12th का। आज भी वो कागज मेरे पास पड़े, लेकिन वही है ना, स्कूल में टीचर के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है आज तो बीएड पढ़े हुए लोग घूमते टीचिंग के लिए। हालांकि उन्हें नॉलेज हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन कागज आज के टाइम पे मायने रखता है। ये चीज मुझे अब जाके पता चली, उस टाइम नहीं पता था जब मैंने 9th का रिजल्ट पढ़ा था। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीना पढ़ाओ, मेरे को जैसा सही लगेगा मैं आगे का आपको बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छा हो गया कि सारे बच्चे कहने लगे उन मैडम को कि मैम ज्योति मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही, मैम आप इनको जाने मत देना, मैम बहुत अच्छे से सिखाती है, इनको जाने मत देना। बोला, मैम ने कहा चलो ठीक है, आपको 2 महीना रख लेते हैं। ऐसे करते करते 2 साल मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। 1500 की मेरी सैलरी थी। मुझे बहुत खुशी होती थी जब सैलरी हर महीने के, यानी कि आपको पता है सैलरी जब मिलती है तो 5 से 10 तारीख के आसपास मिलती है। तो 5 तारीख तक मैडम मुझे सैलरी रहती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। वो 1500 आना, वो 1500 हमें उस टाइम 15,000 के आसपास लगता था, क्योंकि आपको पता ही है पहले की दौर क्या थी और अब की दौर क्या है। अब तो 1500 को कोई पूछता भी नहीं है, दुकान में ले जाओ तो यूं खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन उस टाइम 1500 की भी बहुत अच्छी वैल्यू थी। तो वो 1500 मुझे इतनी खुशी होती थी जब मैडम मेरे हाथ में रहती थी, लो ये आपकी कमाई है। मैं सबसे पहले आके अपने मंदिर में चढ़ाती थी, हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है आश्रम में। मैं सबसे पहले आके मंदिर में चढ़ाती थी, भोलेनाथ जी ये आज मेरी कमाई है, मैं आपके ये चरणों में रख रही हूँ। उसके बाद वो पैसों को मैं संभालते संभालते मैंने उसे लगभग 15 से 20 हजार जमा कर लेते कि मेरे को कभी भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से खर्च करूंगी। क्योंकि सबको पता है, चाहे हस्बैंड की इनकम जितनी भी हो, लेकिन वाइफ को एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए ही चाहिए, ये सबको पता है। क्योंकि बहुत सारी चीज होती है कि जो हमें खुद से लेना होता है, अपने बच्चों के लिए भी लेना होता है। तो बार बार हम हस्बैंड को नहीं बोल सकते कि हमें कभी इस चीज के लिए पैसे दो, कभी इस चीज के लिए पैसे दो। आप सबको पता है कि हमें वो सब चीज अपने खुद से भी करना पड़ता है। तो मेरी यही सोच थी कि मेरे को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे हाथ फैलाना ना पड़े, मुझे पैसे का बहुत वो था। तो इसी तरह मैंने वहां पे भी स्कूल पढ़ाया। फिर वो भी स्कूल किसी कारण बंद हो गया मैडम का, क्योंकि मैडम बॉम्बे चली गई, उनका परिवार बॉम्बे में था। तो मैडम का स्कूल बंद हो गया। मैडम ने मुझे बोला, सॉरी ज्योति जी, आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहते हैं, बच्चे भी बहुत सारे आने लगे थे। मतलब जब मैडम के पास आते थे 10-15 थे, और जब मैं उस स्कूल में गई तो वहां पे लगभग बच्चे 100 से 150 हो गए। मैडम भी खुद जान होगी कि मतलब मैंने 3-4 साल से ये स्कूल चलाया, मेरे पास 50 से ज्यादा बच्चे नहीं बढ़े, लेकिन आपके आने से ऐसा क्या हुआ कि मतलब 100 से 150 से 200 बच्चे होने लगे, सारे के सारे आने लगे। उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। वो स्कूल 2 साल में बंद हुआ। वहां से भी मैंने अच्छी कमाई करी, बहुत अच्छा लगा था, इतनी अच्छी फीलिंग आती थी कि मैं जॉब करने जा रही हूँ। यानी कि 2 बच्चों को स्कूल भेज के, सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि अब बात करते हैं लेडीज के बारे में। आप सबको पता ही है लेडीज को कितनी दिक्कत होती है, और लेडीज की पहचान क्या होती है आप सबको पता है। लेडीज की पहचान कुंवारी की है, कुंवारी के टाइम तो होता है भाई फलाने की बेटी थी,
शादी के बाद होता है भाई, उसकी पत्नी थी, उसकी बहू थी, उसकी माँ थी, जब बच्चे हो जाते तो उसकी माँ थी, है ना। अगर मैं बात करूँ तो जब हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारा पहला बच्चा होता है, लोग सब लोग उसी के नाम से बुलाते हैं। अगर मैं बात करूँ, मेरी बेटी का नाम रुचि है। आज भी मुझे अगल बगल में अगर लोग बुलाते हैं ना, तो रुचि की मम्मी, यानी कि जो बड़ा बच्चा होता है उसी के नाम से आपको हमेशा बुलाया जाता है। तो मेरा यहाँ पर मकसद क्या था कि मुझे अपनी एक पहचान यहाँ पर बनानी है। तो मैं इसकी तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले कि जहां मैं अपनी पहचान बना सकूं। तो मैं धीरे धीरे 2 साल बाद ये स्कूल बंद हुआ, फिर मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत फ्री रहती थी। मेरी आदत क्या है शुरू से, कि मेरे को काम पे मेरे को ऐसे करना है कि मैं बिल्कुल टाइम से काम करती थी। यानी कि मैं बताऊं, मैं अपने दोनों बच्चों को सुबह 5 बजे उठकर, दोनों को 7:30 बजे का स्कूल होता था, 8 बजे उनका स्कूल लगता था, 7:30 बजे वो निकलते थे। तो मेरा क्या मकसद था कि मैं सुबह जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल भेज के, और पूरा काम साथ में, नाश्ता नुश्ता बच्चों को तैयार करना, हर चीज करके मैं पूरे 9 बजे एकदम फ्री हो जाती थी। अब 9 से 12 जो मैं फ्री होती थी शादी के बाद, वो मैं टीवी देखने में लगा देती थी। जब मेरा स्कूल छूट गया था उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ। मैं टीवी बहुत देखती थी, मुझे सीरियल का बहुत शौक था, पागलों की तरह शौक था, कि मतलब कहते हैं ना, अब करना क्या, क्योंकि जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे आश्रम आश्रम है, पड़ोसी कोई नहीं है, सिर्फ एक दो फैमिली है, वो भी सारे मैडम कौन सा सीरियल देखती थी आप? सास सास कभी बहू थी या कोई सा और? नहीं सर, सीरियल तो बहुत सारे थे। पहले कुमकुम भाग्य भी ज्यादा चलता था। जी मैम। जी जी सर, बस ये एक दो सीरियल ही देखती थी, और मेरे को अच्छा, गाने एकता कपूर के देखते थे कैसे जो चलते हैं, कुमकुम कयाम? सर आपकी नहीं, वो बता बार बहुत सारे लोग हैं आपके बीच में जो देखते हैं, आज देखते हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत आपके बीच में है जो अभी जो है ना। जी चलिए, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ये मतलब था कि कौन कौन सी वो भी अगर शेयर कर दे तो उनका भी ऐड हो जाएगा। जी सर, सॉरी सीरियल। मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर। सीरियल तो मुझे याद ही नहीं है, मैं सही बताऊं। पहले जो देखती थी वो सब मैं भूल चुकी हूँ। वेस्टिज में आने के बाद मैंने सब टीवी भी छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दिया। तो मैं वो सारी चीज भूल चुकी हूँ। तो इसी मैं तरीके तो से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने वो सीरियल देखा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो देखा या नहीं देखा? जी सर, देखा है, देखा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, देखा है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अजय सर। तो उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं 9 से 12 बजे तक बिल्कुल फ्री रहती थी। अब समझ नहीं आता था कि इस टाइम पे मैं करूँ क्या। तो ऐसी लाइफ चलती रही, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको पता ही है टीचिंग के लिए पढ़ाई ज्यादा मांगते थे, और अच्छे स्कूल में मैं नहीं पढ़ा पा रही थी। तो इसी तरह चलता रहा। फिर मुझे एक मौका और मिला पार्लर और सिलाई सीखने का एक साथ। हमारे यहाँ पर एक सस्ता खोली थी, थोड़ी सी दूर में है, 15-20 मिनट का रास्ता है। वहां पे एक सस्ता ने क्या खोला था कि जितनी भी लेडीज है, वो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई और फैशन डिजाइनर हर कोर्स कर सकती है। 200 रुपए का फॉर्म भरना है, 6 महीने करना है। फिर मेरे को मौका मिला वहां पे जाने का, फिर मेरे पड़ोसी और मैं, हम दोनों वहां पर जाने लगे। दो एक 6 महीने का हमने वो कोर्स किया, बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे पार्लर का शौक शुरू से था। और मेरे को यही रहता था कि मैं आगे जाके शादी के बाद मुझे वो मौका मिले कि मैं पार्लर सीखूं। तो वो मौका भी मुझे मिला। कहते हैं ना, जिस चीज को आप बार बार बोलते हो वो आपको जरूर मिलता है, और ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है। तो फिर मुझे पार्लर सीखने का मौका मिला। मैंने वहां पे 6 महीने में, सिलाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वहां की जो मैडम थी जिन्होंने सस्ता खोली थी, वो मैडम ने कहा, ज्योति जी, जब आपको मौका मिल रहा है कि उसमें भी डिप्लोमा लेने का, आप ले लो, आपका क्या जाता है। मैंने कहा, मैडम डिप्लोमा लेने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन वो काम करना है कि जो आपने आगे अप्लाई नहीं करना। तो मैडम ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आपका 200 रुपये में दोनों काम हो रहा है, आप कर लीजिए। मैंने कहा, चलो मैम आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो मैंने सिलाई और पार्लर दोनों का फॉर्म भरा। 6 महीने में मैंने डिप्लोमा लिया। अभी भी मेरे पास वो कागज वगैरह सब कुछ है, जो मैंने पार्लर और सिलाई का किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पार्लर में सेकंड आई थी, और सिलाई में मैं वहाँ थर्ड आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने तो कभी वो सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतना अच्छा वहाँ पे प्राइज भी मिलेगा। फर्स्ट बार जो मुझे प्राइज मिला, वो मुझे वही मिला, सस्ता में सब। लगभग वहाँ पे
300 से 400 थे, सारे महिलाएं थी वहां पर। तो वहां पे मुझे प्राइज मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये काम किया। उसके बाद फिर मैंने, कहते हैं ना, काम तो आप कोई भी सीख लो, लेकिन जब तक आप उसको बाहर अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक वो आपको किसी काम का नहीं, आप भूल जाते हो। अब मेरे साथ क्या हुआ कि बच्चे थे छोटे छोटे, दुकान में मैं नहीं जा पाई। यानी कि देखो, अगर हम पार्लर सीखते हैं ना, तो जब तक हम उसको दुकान में जाके कस्टमर के साथ नहीं करेंगे तब तक आपका हाथ हाथ साफ नहीं होता। क्योंकि पार्लर एक ऐसा काम है, अगर आपका एक बार हाथ साफ हो जाए तो महीने, यानी कि पूरे लाइफ टाइम आपको पैसा आता है, क्योंकि पार्लर में भी पैसा बहुत है। ये मैं यहाँ पर देख चुकी थी। तो मैं दुकान नहीं जा पाई क्योंकि दुकान की टाइमिंग बहुत अलग थी और मुझे अपने बच्चों को भी देखना था। ऐसा नहीं था कि पहले काम का भूत चढ़ा हुआ है तो बच्चे छोड़ दो, हमें बच्चे भी अपने देखने देखने थे, क्योंकि सबसे जो मेन है हमारी लाइफ में हमारे बच्चे हैं, सबको पता ही है, अपनी फैमिली पहले आती है। तो फिर मैं दुकान नहीं जा पाई, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे 2-4 कस्टमर ऐसे बन गए कि जो मेरे से ही फेशियल करवाते थे और आज भी मुझसे ही करवाते हैं, कोई भी त्योहार आता है तो मेरा ये चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद वेस्टिज की अगर बात करो, आते हैं आप वेस्टिज के बारे में। मैं चाहूंगी एक बार वेस्टिज सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि जब मैं इसको बताना बताना शुरू करती हूँ तो अंदर से और इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप चैट बॉक्स में वेस्टिज के लिए जोरदार से क्लैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेस्टिज यानी कि क्या बोलते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया। पहले तो मेरी लाइफ में नहीं आया, पहले आया मेरे हस्बैंड की लाइफ में, क्योंकि आईडी उन्हीं की लगी। मैं आपको बता दूं, मेरी आईडी यहाँ पे नहीं लगी है, उन्हीं की आईडी लगी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गणेश सर का, जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताने का मौका दिया। यानी कि उनके साथ जो आए थे, दीपेंद्र सर आए थे, शायद कुछ लोग दीपेंद्र सर को जानते भी हैं। वो गणेश सर दीपेंद्र सर को हमारे घर लेके आए। मुझे याद है, सर्दी का टाइम था और मेरी पड़ोसी और मैं आंगन में बैठ के सिलाई कर रहे थे धूप में, क्योंकि हमारा खुला आश्रम है। तो मेरी पड़ोसी हर संडे को मेरी आती थी धूप में, हम लोग 2-3 घंटा बैठ के काम भी करते थे, बातें भी करते थे, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो हमें मौका मिला वेस्टिज जानने का दीपेंद्र सर और गणेश सर के द्वारा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज भी कि उन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम हमें दिया। हालांकि उस टाइम तो बहुत चिढ़ती थी मैं। तो वो सर हमारे घर आए, एक लेडीज और आई थी उनके साथ, मेरे ख्याल में उनका नाम अन्नू था, अन्नू, शायद वो दीपेंद्र सर की टीम से आती हैं। तो वो उस टाइम आई। उस टाइम आने के बाद मैं जब हम मेरी पड़ोसी और मैं जब सिलाई कर रहे थे, तो मैडम और मैं सिलाई कर रहे थे, तो वो सर आए, मैडम आई और गणेश जोशी जी आए। आप सब लोग उन्हें जानते भी होंगे, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं सर। तो उन्होंने आके वेस्टिज के बारे में बताने लगे। मेरे हस्बैंड बैठ गए, क्योंकि गणेश जोशी जी है वो पंडित है, तो मेरे हस्बैंड भी पंडित है, तो दोनों की वैसे ही पहले से भी जान पहचान थी, है ना। और गणेश जी तो पहले भी कंपनी में काम कर चुके हैं, लेकिन हमने आज तक कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ वेस्टिज के अलावा। तो वो लोग हमारे घर पे आए, बताने लगे। हम दोनों ने, मैं और मेरी फ्रेंड जो पड़ोसी थी, हम उधर मुंह करके सिलाई करने लगे। और मैं अपनी पड़ोसी को क्या बोल रही थी, क्योंकि दीपेंद्र सर ने जो है वो कोट पैंट पहना हुआ था, गणेश जी तो कुर्ता धोती में ही थे। मैं समझ गई थी ये तो पंडित है, और मैं उन्हें जानती भी थी, ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन इतना पता था कि वो पंडित जी हैं। तो दीपेंद्र सर कोट पैंट में आए थे, तो हम समझ गए थे कंपनी वाले हैं। तो वो हमारे घर पे आए। उन्होंने उस टाइम की अगर बात करूं, उन्होंने एग्री के प्रोडक्ट का कुछ डेमो दिखाया था, गत्ते का, 5 के गिलास में डाल के, थर्माकोल का भी दिखाया था शायद, जहां तक मुझे याद है। 2017 या 18 की हमारी ज्वाइनिंग है। तो वो डेमो वगैरह दिखा रहे थे। दीपेंद्र सर ने मुझे बोला, हम दोनों को, कि मैडम आप लोग भी आके देख लो, देखने में तो कुछ नहीं जाता, पैसा नहीं लगेगा, आके देख लो। तो मैंने एकदम से बोल पड़ी, मैंने कहा सर हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं देखना, हम अपना काम कर रहे हैं, आप उधर बताइए। तो मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं बोले, वो तो सुन रहे थे, क्योंकि जो गणेश जी थे वो पंडित है, फ्रेंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है, एक बोलते हैं ना कि एक रिलेशन के द्वारा भी मजबूरी में बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये सुनते रहे आराम से। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई कंपनी वाले आगे अब जोड़ के जाएंगे, फिर पैसे लूटेंगे, पैसे लेंगे, ये वो बहुत सारी दिमाग में ये चल रही थी। क्योंकि 2-4 कुछ लोगों से हमने सुना था ऐसी ऐसी बात, लेकिन हमने कोई ज्वाइन कभी नहीं करी कंपनी से, लेकिन सुना था। तो हमने फिर भी हमने कहा चलो अब इतने से बुलाया, चलो यार जा ही लेते, क्या जा रहा, सुनना ही तो है। तो हम भी दोनों जाके बैठ गए, मैं और पड़ोसी, हमने सुना वहां पर, सुना, देखा, समझा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक रिलेशन के द्वारा ही उन्होंने इनकी आईडी लगा दी।
आईडी लगा दी और बोला कि कुछ ये प्रोडक्ट है, ये आप यूज कर लेना और आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप कंटिन्यू इस काम को कर सकते हैं। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मेरा कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं था। ठीक है, चलता रहा। इन्होंने प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट की तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट मुझे खुद इतने अच्छे मिले, इसलिए मैं कभी प्रोडक्ट की बुराई तो करती नहीं। मैंने उस टाइम भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करी, जब मैं मतलब जब मैं बिजनेस में भी नहीं थी, तब भी मैंने प्रोडक्ट की कभी बुराई नहीं करी। इन्होंने अपने साथ साथ करते रहे। एक लोकराज जी सर और है जो हमारे जस्ट अपलाइन में आते हैं, वो गीता कुटीर में पंडित है, वो भी पुजारी है। ये सारे पंडित लोग ही हैं। मेरे 2 अपलाइन तो पंडित ही हैं दोनों। तो ये पंडित में बात होती थी, ये लोग करते थे, आश्रम में आते थे। धीरे धीरे दीपेंद्र सर आने लगे, मीटिंग चलती रही, करते रहे, कंटिन्यू होता रहा। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा एक ही काम था, अगर घर पे कोई आता है तो मुझे उनको पानी पिलाना और चाय पूछना है, चाय देनी और सीधे अपने कमरे में जाके टीवी देखना है। मैं टीवी देखती थी, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेरे आश्रम में कितनी मीटिंग हो रही, क्या हो रही, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं बाहर निकलती ही नहीं थी। तो ऐसे चलता रहा। अगर मैं बात बताऊं, भारत सर भी हमारे घर में कई बार आ चुके हैं जब मैं बिजनेस में नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सर का। आज उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं इतना यहाँ पर बोल पा रही हूँ। उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। तो भारत सर भी हमारे घर पे आते थे। जहाँ मैं आज इस रूम पे बैठी हूँ, ये हमारा लास्ट वाला रूम है। हमारे ये 7 कमरों का सेट है, मैं आपको बता दूं आश्रम में। तो मैं लास्ट वाले रूम में बैठी हूँ। इसी रूम में आके यहाँ मीटिंग होती थी। भारत सर आते थे, दीपेंद्र सर आते थे, गणेश सर आते थे, लोकराज सर आते थे। वो लोग मीटिंग करते थे। 2-4 लोग और आ जाते थे जिनको उन्होंने ज्वाइनिंग करी होगी रिश्तेदार में। मुझे नहीं पता मेरे नीचे उन लोगों ने कितनी आईडी लगाई। मुझे कुछ नहीं पता आईडी कैसे लगती है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम। तो ऐसी 1 साल ऐसी बीत गया सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने में। प्रोडक्ट में यूज करी, चाय में पीती थी, चाय का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तेल हो गया, साबुन पेस्ट हो गया, कुछ 1-2 मैंने कॉस्मेटिक के सामान में यूज करे। पहले ये लगता था कि महंगा बहुत है, क्योंकि आप सबको पता ही है मिस्टर और मिलान के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन अगर हम उसको 100 पीवी में लेते तो वो हमें सस्ते में भी पड़ते हैं। ये भी आप सबको पता ही है, मुझे भी अब पता चल गया। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज करती थी। 1 साल ऐसे ही निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं मीटिंग में थोड़ा सा मैं देखती रही, तो दीपेंद्र सर की वाइफ श्रद्धा मैडम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्हीं की बदौलत से मैं यहाँ पर एक हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। वो उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे सेमिनार में जाके अटेंड करवाया था और वहां पे मुझे दिखाया था कि देखो लेडीज, एक सिंपल हाउस वाइफ कितना अच्छा माइक में बोलती है, कितना अच्छा नाम बोल रही है, कितना अच्छा अपने बारे में बता रही है। अगर आप चाहो तो आप भी ये कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया, तो ये मुझे जानने का मौका मिला 2019 में। 2019 में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वेस्टिज का, जिसमें मैंने बिजनेस को ज्वाइन करा। मैं तो बोलूंगी मैंने ज्वाइन करा, या फिर ये बोल सकती हूँ कि मेरा नया जन्म हुआ, क्योंकि ज्वाइन तो 1 साल पहले हमारी आईडी लग चुकी थी हस्बैंड की। तो 2019 में मैं नेपाल जा रही थी, जैसे मैं आपको कल भी थोड़ा बहुत शेयर कर रही थी। मैं नेपाल जा रही थी। नेपाल से मैं आई जून में, 2 जुलाई को मैं नेपाल से आई थी। 2019 की ये बात है जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं जब आई तो श्रद्धा मैडम, गणेश सर, लोकराज सर, सब के सब मेरे घर में आ चुके थे। 9-10 बजे मैं नेपाल से पहुंची, 11-12 बजे मैडम लोग आए। उसके बाद ये लोग सारी बातें कर रहे थे, तो मैडम ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि गणेश सर ने कहा कि देखिए दिलीप जी की वाइफ भी यहाँ रहती है, लेकिन ये ना कभी बाहर नहीं निकलती। आप इन भाभी जी को भी बताओ कि यार ये बिजनेस क्या है, लेडीज इतना काम कर रही है, आप भी कर रहे हो। अगर आप बताओगे ना मैडम, श्रद्धा मैडम को बोला गणेश सर ने, कि अगर आप इन भाभी को बताओगे तो हो सकता है ये भाभी भी आपके साथ वर्क करने लग जाए, इन्हें भी कुछ पता चले। तो ऐसे करके गणेश सर ने श्रद्धा मैडम को बोला, फिर मैडम ने मुझे बोला। फिर उस दिन हम लोग फील्ड में गए। फर्स्ट बार मैं फील्ड में गई। फील्ड में जाने के बाद मैंने वहां पे देखा कि मैडम और गणेश सर बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, प्लान के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट तो मेरे पास भी था, तो 2-4 बात मैंने भी वहां पे प्रोडक्ट के बारे में बोल दी। तो मैडम ने कहा देखिए, आपने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करा था, तो आपने आज प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा बोला। सोच के देखिए, अगर आप इसी तरह कंटिन्यू लगे रहोगे तो यहाँ पे आप क्या क्या अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं वो क्या करना है मुझे आप आगे बताना। फिर हम घर आए। फिर मुझे याद है कि 8 जुलाई को एक सक्सेस सेमिनार था हरिद्वार में। उस टाइम हमारा ब्रोंज डायरेक्टर हुआ था। सक्सेस सेमिनार था, वहां पे मेरे को मैडम लेगी 100 रुपए की टिकट में। मैंने कहा मैडम देखो, मैं स्टेज में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने कभी उठ के बोला नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्टेज में नहीं जाऊंगी। मैडम ने कहा आपको कुछ ही नहीं करना, आपका एक लेवल अचीव हुआ है, आपको यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा। आप पहले 1% वालों को देखना कि उनको कैसे, मतलब वो क्या बोलते हैं स्टेज में, वही चीज आपको बोलना है। मेरा ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल अचीव हुआ था उस टाइम।
तो मैं गई, मैंने वहां पे देखा कि 8% में लेडीज भी काफी लोग थे, जेंट्स भी थे, सर लोग थे बहुत सारे। तो उनको मैंने देखा, लेडीज को भाई सिर्फ अपना नाम बता रही, अपना चेक बता रही कहाँ से और किसने जोड़ा और वेस्टेज में क्यों आई। उन्होंने ये 2-4 बातें बोली। मैडम ने कहा देखो आपको ऐसी बोलना है जैसे वो लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, इतना तो मैं बोल लूंगी। मुझे ये लग रहा था कि इतना मैं बोल लूंगी, लेकिन जब स्टेज में गई मेरे ऐसे हाथ पैर कांपे, और जब माइक मुझे सर ने दिया मेरी ऐसी हालत खराब हुई, मेरे पसीने छूटने लगे। अब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। मेरे को अपना नाम बोलने में डर लग रहा है, मैं अपना नाम ही भूल गई। जैसे सर लोग बताते हैं कि जब फर्स्ट बार स्टेज में जाओ ना तो हम अपना नाम ही भूल जाते हैं, वो मेरे साथ भी हुआ। मुझे बहुत अजीब से लगा। मैंने खाली यही बोला कि भाई मेरा नाम ज्योति है, मैं हरिद्वार से हूँ, बस मैंने इतना बोला और मैंने माइक दूसरे को पकड़ा दी। फिर सर ने माइक लिया, उन्होंने कहा नहीं मैडम आगे भी बताओ, आपको वेस्टेज में किसने जोड़ा, आप वेस्टेज में क्यों आए और आपके क्या ड्रीम है। अब ड्रीम बोल के मुझे सपना वपना कुछ नहीं पता था कि क्या है। सपने आए पर देखने भी पड़ते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वेस्टेज को कि मुझे ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर सपने भी देखने पड़ते हैं और आपके सपने पूरे भी होते हैं, और मेरे यहाँ पर पूरे भी हुए। फिर इसी तरह कंटिन्यू चलता रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने एजुकेशन कभी नहीं छोड़ी। इसके वो सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं एक भी सेमिनार नहीं छोड़ूंगी। हर सेमिनार को मैं अटेंड करूंगी और हर सेमिनार के मैं स्टेज में मैं जरूर जाऊंगी, चाहे मेरा लेवल अचीव हो या ना हो। क्योंकि ये सिस्टम ही इतना अच्छा है, आप नए लेवल अचीव करते हो तो आपको तो जाना ही जाना है, लेकिन जो पुराने जो लोग होते हैं अचीव करे हुए, उनको भी जाने का मौका मिलता है। कितना अच्छा सिस्टम है, जरा सोच के देखिए ऐसा सिस्टम कहाँ मिलता है, ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है, जॉब में ये सब कहाँ होता है। ये सबको पता है। ये बिजनेस इतना बढ़िया है कि यहाँ पर हर महीने आपको मान सम्मान हर चीज आपको मिलता है, और खास करके लेडीज के लिए तो बहुत ही गजब का बिजनेस है। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। और मैंने जो सपना यहाँ पे बना लिया, मैंने क्या बना लिया कि मुझे यहाँ पर अपनी पहचान बनानी है, मुझे यहाँ पर अपनी पहचान बनानी है। और मैंने उस चीज को ठान लिया कि मैं यहाँ पे अपनी पहचान जरूर बनाऊंगी, क्योंकि लेडीज की पहचान क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी की वाइफ है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ये पहचान होती है। और लेडीज जो है ना अपने बारे में कभी नहीं सोचती, क्यों? क्योंकि वो जब वो आंख बंद करती है और आंख खोलती है तो उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अपना परिवार, अपना फैमिली। शादी से पहले माँ बाप दिखते हैं, शादी के बाद अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, सास ससुर, मम्मी पापा जो भी है वो सब दिखाई देते। तो वो कभी भी इस बारे में नहीं सोच सकती कि अपने लिए कुछ कर सके। और ये सिस्टम इतना अच्छा है कि आप यहाँ अपने बारे में सोच सकते हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या लीडर है, वो आप वेस्टेज में आके निकाल सकते हैं। वो चीज मैंने यहाँ पे निकाला। मैंने आपको बताया ना, मैं मीटिंग जब यहाँ से बाहर निकलती थी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं सिस्टम में आई मैंने हर सेमिनार अटेंड किया, मैं करती रही। फिर एक मीटिंग मैंने ज्वालापुर में अटेंड करी, डीएलसीपी जो ज्वालापुर में सरदार जी की है, वहां पे भारत सर आए। फर्स्ट बार मुझे भारत सर से रूबरू मिलने का मौका मिला। वो मिला मुझे ज्वालापुर के डीएलसीपी में, क्योंकि आश्रम में सर जितने बार आए मैंने कभी सर से आमने सामने नहीं मिली थी। मेरे को मौका मिला था, मेरे को मौका मिला वहां पर ज्वालापुर की डीएलसीपी, वहां पे सर की मीटिंग रखी गई थी। तो वहां पर मैं पे आमने सामने बैठ के मैंने सर से बात करी। तो मैंने सर से एक रिक्वेस्ट करी, सर हरिपुर से यहाँ पे इतनी दूर ज्वालापुर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए सारे लोग एक जैसे वो जरूरी नहीं है। मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी कि चलो ज्वालापुर वहाँ पे मीटिंग है, ऐसे ऐसे सर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सरदा मैडम ने भारत सर के बारे में 2-4 बात बताई थी कि ऐसे ऐसे सर है, गाड़ी ले चुके, इतने इनकम है। उस टाइम सर का अगर लेवल की बात करें तो डायमंड में था, अभी तो सर क्राउन है। उस टाइम सर की एक गाड़ी थी इवोन, अभी सर टाटा हायर ले चुके, सबको पता है। तो मैडम ने मुझे ये बात बताई थी, ये बात मैंने यहाँ पे 2-4 लोगों को अपने आसपास में बताया। मैंने कहा चलो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मेरी टीम से एक ही सर गए थे, जीवन जी जो मेरे डाउनलाइन है, वो और मैं गए ज्वालापुर में। हमने मीटिंग अटेंड करी, सर से रिक्वेस्ट करी, सर आपको हरिपुर में हफ्ते में एक टाइम हमें वहां देना पड़ेगा, वीकली मीटिंग करवानी पड़ेगी, ताकि वहां के लोग भी सीखे और वहां के लोगों को भी पता चले कि बिजनेस क्या है। क्योंकि जो हरिद्वार जो एरिया है ना, ये जहां मैं रहती हूँ यहाँ ऐसा एरिया है कि यहाँ सारे पंडित लोग हैं। अब आप समझ सकते हो कि पंडित लोग कैसे होते हैं, उनको हर चीज अगर बात करूं तो वो अगर पंडिताई ऐसी होती है कि वो हफ्ते हफ्ते में भी 10 से 12 हजार 15 हजार कमा रहे थे, वो जजमान के ऊपर डिपेंड होती है। जिसके जजमान बनने रहते हैं ना, वो हफ्ते में 10 हजार भी कमा लेते, तो सोचिए वो बिजनेस क्यों करेंगे। पंडितों के दिमाग में क्या रहता है, सिर्फ पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ, अदरवाइज वो कुछ नहीं सोचते कि यार बिजनेस में, मतलब वो वहां अपने लाइफ को वहां तक ले जाते नहीं है कि मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है ना
कि मरने के बाद भी पैसा आता है। ये पॉइंट मुझे बहुत क्लिक कर गई थी और यही मेरा कारण भी है कि अब मैं बिजनेस को कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे पंडित लोग हैं, ये लोग जल्दी से नहीं समझते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं यहाँ पर इन पंडितों के, क्योंकि मैं खुद भी एक पंडित की बीवी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ठान लिया कि मुझे यहाँ पर करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इन सारे पंडित को मैं करके दिखाऊंगी यहाँ पर। ये मेरा विश्वास है और ये मैंने ठान लिया है। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने भारत सर से टाइम लिया। सर ने लगातार 6 महीने मेरे आश्रम में टाइम दिया। हर हफ्ते को थर्सडे यानी कि बीवार को हमारे वीकली मीटिंग होती थी। और आज जो मैं यहाँ बोल पा रही हूँ ना, ये वीकली मीटिंग का ही एक हिस्सा है। यानी कि भारत सर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि सर ने हमें वीकली मीटिंग में ही सिखाया कि आपको उठ के कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, किसको कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे इज्जत देनी है। मैं आपको सही बताऊं, मेरे को ये सब वेस्टेज से पहले नहीं पता था लाइफ में। यानी कि अगर बोलते हैं ना, पहले तो मैं जो है ना लाइफ को काट रही थी, अब मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ। क्योंकि जिंदगी जीना किसे कहते हैं ये वेस्टेज में आके पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो बस तो कंटिन्यू हमारी ये चलती रही। इसी तरह सर ने टाइम देते रहे, हम लोग सीखते गए। बहुत अच्छी वीकली मीटिंग हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगी। लगभग 40 से 50 लोग वीकली मीटिंग में आने लगे। बहुत अच्छा चलता रहा। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कहते हैं ना, जब तक चैलेंज ही नहीं रहेगी ना तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। चैलेंज तो आपको पार करने पड़ेंगे, ये तो 100% है। और अगर आपने चैलेंज को अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो आप सक्सेस हो गए। अगर आपने उसको अनदेखा करा और उस वहीं पर आप रह गए तो आप फिर आगे कभी नहीं निकल सकते। ये हकीकत है, ये सबको पता है। वेस्टेज में आज जितने भी लीडर हैं, अगर मैं किसी की भी बात करूं, जितने भी लीडर हैं उन सब लोगों ने चैलेंज ही पार किया है, सबको पता है। तो हमारे उस टाइम भी ऐसी चैलेंज आए कि जितने भी पंडित, मैंने आपको बताया ना मेरे नीचे कितने ज्वाइन हुए मुझे नहीं पता था। मेरे नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग थी उसमें से आधे लोग तो पंडित ही हैं। अब पंडित के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे होते हैं पंडित लोग। तो मेरे जो टाउन में जितने भी लोग हैं आधे पंडित हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं कोई पंडित की ज्वाइनिंग नहीं लगाऊंगी, मैं बाहर फोकस करूंगी। तो मैंने बाहर ज्यादा फोकस किया। अगर बात बताऊं तो मेरे नेपाल में टीम है, जम्मू में टीम है, देहरादून में टीम है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले जयपुर से स्टार्ट किया है। मेरा भाई वहाँ जॉब करता है, उसके थ्रू मैंने 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग लगाई है, वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने क्या टारगेट लिया कि मैं अब सिर्फ बाहर फोकस करूंगी, मैं यहाँ पर फोकस नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने अपना एरिया देख लिया था कि यहाँ के लोगों का माइंड कैसा है। बोलते हैं ना, जब तक आपका माइंड सेट ना हो ना तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने इसी तरह अपना माइंड सेट कर लिया, क्योंकि मैंने 2 SBC भी अटेंड करी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारत सर का, नीलम सर का, जिनके द्वारा मुझे SBC अटेंड करने का मौका भी मिला। और वहां पे मेरा एक नया जन्म हुआ। सच बता रही हूँ, मेरे 3 बार जन्म हुए। एक तो अपने मेरे मम्मी पापा जो मुझे जन्म करके लेके आए, और एक वेस्टी सिस्टम जिसमें मुझे श्रद्धा मैम ने जन्म किया, मैं बोल सकती हूँ, मतलब जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया भारत सर में। और एक सिद्धार्थ सर जिन्होंने मुझे SBC में यहाँ पर मुझे ये सब बताया। एक मुझे जन्म हुआ मेरा वहां, यानी कि मेरे 3 बार यहाँ पर जन्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बिजनेस है जहाँ पे हमारा जन्म भी होता है। मेरा वहां पर माइंड सेट हुआ कि कैसे बिजनेस को करना चाहिए, क्या चीज हमें सोचना चाहिए, कितनी नेगेटिव बातें हमें कैसे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव हमें कैसे लाना चाहिए। ये सारी चीज जो है ना वो मेरे SBC में सीखी। 2 SBC में सर की अटेंड कर चुकी थी। यानी कि बिजनेस को ज्वाइन करते ही मुझे SBC सुनने का मौका मिला था 2020 के जनवरी में। तो मैंने उसको अटेंड किया। वहां पे मुझे पता चला यहाँ के लोगों का माइंड क्या था कि भाई सेमिनार में नहीं जाना, एजुकेशन में नहीं, पहले आप क्या करो, लेवल अचीव करो, है ना, लोगों को बताओ, ये करो। और मेरा मानना क्या था, मैंने जो SBC अटेंड करी थी, मेरा मानना क्या था कि एजुकेशन को कभी नहीं छोड़नी। मैं अगर आपको बात बताऊं, आज तक का रिकॉर्ड है, हरिद्वार में अभी तक कोई भी चंचल मैम से नहीं मिला है। मैं बहुत सौभाग्य हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, और बहुत धन्यवाद करती हूँ भारत सर का, जिनके थ्रू मेरे को चंचल मैम से मिलने का मौका मिला मुजफ्फरनगर में, जब मैडम का सेमिनार था 2019 में। अक्टूबर की बात है, 2019 में। जुलाई में मैंने शुरू किया, अक्टूबर में ही मुझे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने में ही मुझे चंचल मैम को सुनने का मौका मिला। कितनी बड़ी बात है देखिए। चंचल मैम जिनकी इनकम आप सबको पता है 1.5 करोड़ प्लस है। तो मुझे उन मैम को सुनने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे उनके साथ आमने सामने बैठने का मौका मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, ऐसे लोग मेरी लाइफ में आएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, परिवार सबके होते हैं, रिश्तेदार सबके होते हैं, लेकिन जो वेस्टेज का जो परिवार है ना, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्योंकि
कल भी हम जैसे बात कर रहे थे ना कि आजकल तो घोर कलयुग का जमाना है, लोग ये देखते हैं कि भाई ये अच्छे कपड़े कैसे पहन लूं, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से इतनी अच्छी क्यों है, इसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है। आजकल यही कलयुग है, ये सबको पता है। लेकिन एक वेस्टीज ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो सफल हो जाए, उसके घर में इतनी इनकम आ जाए, उसका परिवार इतना अच्छा चले, उसकी लाइफ स्टाइल बदले। ये सब वेस्टीज में सीखा जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं सीखा जाता। तो ये चीज भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी जो मुझे यहाँ पर मिला। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे चंचल मैम से मिलने का मौका मिला। मैंने उन्हें माला भी पहनाया, उनकी स्टोरी सुनी, और जब मैं वो सेमिनार अटेंड करके आए मुझे आज भी बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। मेरे जो गणेश सर है, जो मेरे अपलाइन है, उन्होंने जब मैंने उनको बताया, मैंने उनको चलने के लिए बोला तो उन्होंने कहा मुझे पूजा में जाना। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। मैंने लगातार 6 महीने मुजफ्फरनगर के सेमिनार अटेंड करे, लगातार बस में अकेले जाके। मैंने वहां के सेमिनार बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप जितनी बड़ी पिक्चर देखोगे उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी और उतना ज्यादा आप सीखोगे। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इतने बड़े लीडर जल्दी से नहीं आ पाते थे। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में उस टाइम वेस्टीज शुरू ही हुआ था, तो इतनी ग्रोथ नहीं थी। और मुजफ्फरनगर ऐसी जगह थी जहां मैंने जाके देखा कि वहां पर कभी 500 से नीचे लोग होते नहीं थे। जब चंचल मैम का सेमिनार था तो वहां पर 800 से 1000 लोग थे। तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैंने तो ठान लिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मीटिंग अटेंड करने से मना नहीं किया। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर ही सौंप दिया कि आप जो भी करना, तू सीखना और तू ही टीम बढ़ाना, तू ही आगे बढ़ना। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूरा सीखना, मेरे को जहाँ सपोर्ट मिलती है मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो मीटिंग वगैरह थी वो सारी की सारी मैं ही करने लगी, मैं ही सीखने लगी। मेरे हस्बैंड सेमिनार में नहीं जाते थे, CNT में नहीं जाते थे। मैंने प्रॉपर अपनी सारी चीज तैयार करी एजुकेशन को सीख के, क्योंकि मैंने ठान लिया था मुझे एजुकेशन छोड़नी नहीं है। तो गणेश सर की कॉल आई जब मैं सेमिनार अटेंड करके आया। उन्होंने कहा वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आप चंचल मैम से मिल गए। हरिद्वार में तो आज तक कोई किसी चंचल मैम से मिला ही नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने भी तो आपको कहा था कि कुछ लोगों को लेके चलो, कितना अच्छा लगता। अब मैं आपको बता, कहते हैं ना, पिक्चर देखने से ज्यादा, मतलब पिक्चर बताने से ज्यादा देखने में फायदा है, ये सबको पता है। अब मैंने गणेश सर को बोला, मैंने कहा सर देखिए, अगर मैं स्टोरी बताऊं आप क्या बोलोगे? हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ। लेकिन अगर आप उसको खुद देखते तो आपको पता चलता कि मैडम की सक्सेस स्टोरी है क्या, मैडम ने कितनी चैलेंज पार करी। तो वो कहने लगे भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा अगर आप अटेंड करते, कुछ लोगों को अटेंड करवाते ना, तो आज हरिद्वार से इतना बड़ा बिल्ड होता, सबको पता चलता कि वेस्टेज सिस्टम क्या है, स्टोरी क्या होती है, चैलेंज क्या होती है। तो मैंने सबको बताया। सर ने कहा, तो गणेश सर ने मुझे कहा भाभी आप तो छोटी चंचल मैम बन गए, क्योंकि मेरी हाइट भी चंचल मैम की तरह छोटी है, मैं ज्यादा लंबी नहीं हूँ। तो मुझे सर ने कहा कि भाभी आप तो छोटी चंचल मैम बन गए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो, मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन एक नाम तो मिला चंचल मैम का, मुझे और ज्यादा प्राउड फील हुआ। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुशी। तो इसी तरह चलते रहा। मैंने कभी कोई एजुकेशन इसी कारण नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मुझे पूरा सीखना है। वो बोलते हैं ना, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। तो मैंने इसी तरह इसको करना शुरू किया। अगर चैलेंज की बात बताऊं, लोगों ने फिर बातें बनाना शुरू कर दिया। आप सब जानते हो कि लेडीज के लिए कैसी बातें बनती है जब वो घर से बाहर निकलती है। अगर मेरी लाइफ स्टाइल की मैं आपको बात बताऊं, जिसने कभी पैंट नहीं पहना था, जिसने कभी जीन्स नहीं पहना था, उसको वेस्टेज में आने के बाद भी ये मौका मिला, जो कि मेरा सपना भी था। मैं आपको सही बताऊं, मेरा सपना था। मेरा भी मन करता था कि मैं जीन्स पहनूं, मैं पैंट पहनूं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना यार, मतलब जीन्स पहने पैंट पहने कुछ लोगों को जब देखते थे। तो शादी से पहले तो पापा तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। वो तो डंडे मार देते थे अगर हमें कभी ये बात भी बोली, वो हमें मार भी देते थे कि कभी सोचना मत, चुपचाप से अपना सूट सलवार पहनो। वो हमें पैजामी सूट भी नहीं पहनने देते थे। ऐसी लाइफ स्टाइल थी मेरी शादी के बाद, तो शादी से पहले। तो शादी के बाद मुझे पैजामी पहनने का मौका मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जीन्स इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि मैं आश्रम में रहती हूँ, तो थोड़ा सा अपना माहौल भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज हम अपने उससे करें, लोगों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल में इतने बड़े बड़े आश्रम है जहाँ से संत लोग निकलते हैं, तो ये चीज अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। लेकिन क्या करूं, वेस्टेज में आने के बाद मुझे ये मौका मिल गया, तो मैंने वो चीज भी छोड़ दी और मैंने पैंट जींस पहनना शुरू कर दिया। जब मैं यूनिफॉर्म पहन के निकलती थी, हमारे यहाँ आपको पता ही है लेडीजों के लिए सूट भी है, साड़ी भी है और पैंट भी है। मैंने बनाई तीनों चीजें, मेरे पास साड़ी भी है, सूट भी और पैंट भी है। लेकिन मैंने सबसे पहले पैंट सिलवाई, क्योंकि मुझे पैंट का ही ज्यादा शौक था। तो मैं यूनिफॉर्म पहन के जब निकलती थी रिक्शे में या ऑटो में, क्या करती थी,
अपने गेट से तुरंत रिक्शा लेती थी। मेरा जो आश्रम है वो रोड के बाहर ही है, रिक्शा ऑटो चलता रहता है, क्योंकि मुझे डर था कि मैं थोड़ा सा आगे पैदल पैदल चली गई और अगर मुझे किसी संत ने या किसी महाराज जी ने जानने वाले ने देख लिया तो बोलेंगे क्या बात है भाई, आप तो ज्योति पैंट पहन के जा रही है, कुछ कंपनी वंपनी कर रही है या कोई जॉब कर रही है। तो मैं क्या करती थी, गेट के बाहर निकल के देखती थी अगल बगल में कोई है तो नहीं। उसके बाद में तुरंत रिक्शे में बैठ के सेमिनार के लिए निकल जाती थी, मीटिंग के लिए निकल जाती थी। मेरे को मतलब यहाँ पे किसी को मैंने देखने नहीं दिया कि मैंने पैंट पहना। सिर्फ जब मैंने फेसबुक स्टार्ट किया, वहां मैंने फोटो डाली, तब लोगों को, मेरे आसपास लोगों को पता चला कि मैं पैंट भी पहनती हूँ। तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है ना, चैलेंज आते हैं जब बिजनेस हम करते हैं। लोगों ने क्या बातें बनाई मेरे बारे में, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिल साफ है, मेरा मन साफ है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बात करते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, खराब बात है तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। अगर अच्छी बात है तो यहाँ पे ग्रहण कर लो, वो आपकी लाइफ में काम आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस बात को ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, अरे वो पंडित की बीवी तो पैंट पहन के जाती है, पता नहीं कोई कंपनी कर रही है या जॉब कर रही है, रोज रिक्शे में बैठ के निकल जाती है, 2-2 3-3 घंटे घर से गायब रहती है, मीटिंग करती है। और कुछ लोगों ने तो धीरे धीरे जब हमारा लेवल अचीव हुआ, सिल्वर का गोल्ड का पैसे आने लगे, तो लोगों ने क्या बोल दिया, कुछ लोगों ने इनको भी बोला मुझे भी बोला। तो बोलते हैं ना, आदमी को थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब अगर कोई बाहर का बोल रहा है तो उन्हें ये लगता है कि अब लोग बातें कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या करें। तो मैंने इनको यही बोलता, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी बातें सुन क्यों रहे हो, कोई क्या बोलता है क्या फर्क पड़ता है, आप कंटिन्यू करो। आपको पता है हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारे पास 3 कारण है बिजनेस करने के। पहला कारण तो मेरा क्लियर हो गया कि मैंने अपनी यहाँ पर पहचान बनाई। आज मुझे नेपाल, थाईलैंड में भी मैंने ओपन कर रही हूँ, वहां पर दिल्ली तक के लोग मुझे जानते हैं कि ज्योति शर्मा कौन है, वेस्टिज में गोल्ड डायरेक्टर बोल के कौन है, आज मुझे सब जानते हैं। तो मैंने अपनी वहां पहचान बना ली। दूसरा कारण क्या था मेरे को वेस्टिज करने का, कि जो लाइफ मैंने जी थी वो लाइफ मेरे बच्चे ना जिए, इसलिए मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ। मेरा कारण यही है। और तीसरा कारण मेरा क्या है, जो सबसे मेन कारण है, वो क्या है कि यहाँ पे मुझे बताया गया था कि अगर आपकी इनकम यहाँ पर 5 साल में 1 लाख हो जाती है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो वो इनकम आपके बच्चों तक भी आएगी, यानी कि वो इनकम आपकी 3 पीढ़ी तक चलती रहेगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं वेस्टिज को कर रही हूँ। तो मेरा ये विजन क्लियर था। मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, आप चिंता मत करो, लोग जो बोलते हैं बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कंटिन्यू अपने बच्चों के लिए ये करना है, क्योंकि आजकल जो माहौल है ना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, सबको पता है। तो इसीलिए ये सब चलता रहा। लोगों ने ऐसी बातें बनाई कि मतलब इनको भी और मुझे भी बोलने लगी, हमें बाहर बाहर से पता चला। हालांकि बोलते हैं ना, मुंह पे आगे तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, पीठ पीछे सारे लोग बातें बनाते हैं, ये सबको पता है। अगर तारीफ की बात होगी तो लोग मुंह पे भी बोलेंगे, अगर बुराई की बात होगी तो वो पीठ पीछे ही करेंगे। और आपको पता है जो पीठ पीछे बोलता है ना, वो कभी इंसान अच्छा ही नहीं होता। मतलब वो ऐसी सोच का होता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी ऐसी लाइफ जी नहीं होगी जो हम लोग जी रहे हैं। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई अब तो आप वेस्टिज कर रहे हो, आपको पूजा पाठ की क्या जरूरत है, अब तो आपकी गाड़ी भी आ रही है, अब तो आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, ऐसे कर रहे हो। हमने कहा थैंक यू सो मच कि आपने ये तो सोचा कि हमारी गाड़ी आ रही। अब देखना हमारी गाड़ी कितने जल्दी आती है। और मेरा टारगेट है दिसंबर तक मेरी जो पहली गाड़ी वो क्यूड है, जो मेरे बच्चों ने चॉइस करी है कि मम्मी सबसे पहले हम ये वाली गाड़ी लाएंगे। तो मैंने जो गाड़ी चॉइस करी वो क्यूड है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि बार बार वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि भाई अब तो आपकी गाड़ी आएगी, आपको तो पूजा पाठ की क्या जरूरत है। ऐसी ऐसी चैलेंज हमारे लाइफ में चलती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बातों में कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी शुरू से आदत थी, मैं जब बाहर ही नहीं निकली, मुझे लोग क्या बात करते हैं, क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। सिस्टम में आने के पता चलता है कि लोग कितने जलते हैं आपसे जब आप अच्छे बन के घूमते हो। भाई प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आज भी मुझे इतने लोग कहते हैं कि मैडम आप 20 से 25 साल के लगते हो। और मैं अपनी उम्र बताऊं, वैसे तो उम्र बतानी नहीं चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, वेस्टिज वालों को हम उम्र अपनी बताते हैं। मेरी जो उम्र है ऐसे 34 साल है। 34 साल, अब फरवरी में मेरे को 35 पूरा होकर 36 लगेगा, 35वां चल रहा है। और मेरे जो बच्चे हैं, बेटी मेरी 15 साल की, बेटा मेरा 12 साल का है। कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी विश्वास नहीं करता है कि मेरे 2 बच्चे इतने बड़े हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है यार, वेस्टेज में आने के बाद देखो क्या लाइफ बदली है, कितना अच्छा लगता है। आज लोगों को हम बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इतनी सारी लाइफ मेरी बदली है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद टाइम हो चुका है। मैं देख रही हूँ 9:58 हो गए, 2 मिनट और है मेरे पास। अब इससे आगे की जो जर्नी है, जो ट्रेनिंग है, जो कुछ भी है,
वो मैं 15-20 दिन बाद फिर सर से चाहूंगी कि सर प्लीज मुझे टाइम जरूर देना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है अपनी एजुकेशन को बांटना। कहते हो ना, एजुकेशन को जितना बांटोगे, बोलते हैं ना ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ज्ञान आपको मिलता है। तो मैं अपना ज्ञान जरूर बांटूंगी सर। तो मैं अपना पार्ट यही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे टाइम की बहुत वैल्यू है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक आप डिसिप्लिन अनुशासन से नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। तो मैं अपना पार्ट यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। और वेरी वेरी सॉरी अगर किसी को भी मेरी बात पे कोई बुरा लगा हो, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। 2 से 4 मिनट बाद भी करनी है। और किसी को, कोई भी लेडीज को अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकती है कि आपको बिजनेस में क्या चैलेंज आते हैं और कैसे आपको करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ज्योति मैम, बहुत थैंक अच्छा, यू बहुत सो अच्छा मच। एक्सपीरियंस आपने शेयर कैसा किया। महसूस कर रही हैं आप मैडम? सर बहुत अच्छा, प्राउड फील सर, आई एम अ चैंपियन। जी मैम।